में कि 10 साल के बाद मुद्दा नहीं मोदी, हर मुद्दे का एक ही जवाब मोदी। मैं कहता हूं भाई 10 साल हो गए, किसी चीज का जवाब तो दो। 10 साल के बाद महंगाई की बात नहीं करते, मंदिर के नाम पे वोट मांगते। अगर 10 साल तक सरकार चलाने के बाद आपको मंदिर के नाम पे वोट मांगना पड़े तो इसका मतलब है 10 साल में आपने कोई काम नहीं किया। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करे, 1 साल तक फिजिक्स की क्लासेस अटेंड करे और टीचर कहे कि बताओ फिजिक्स की कोई थ्योरम उससे पूछे और स्टूडेंट कहे लेकिन सर मेरे को गाना बहुत अच्छा आता है, इसका मतलब फिजिक्स नहीं आती आपको। गाना सुनाने की जब बात करते हैं तो यही होगा, बेटा गाना बहुत अच्छा है लेकिन ये तो फिजिक्स का सवाल है ना, फिजिक्स का जवाब तो दो। तो 10 साल के बाद अगर मंदिर पे वोट मांगते हैं इसका मतलब कोई काम नहीं किया। चलिए ये भी चलता है, ये बहानेबाजी भी चलती है, लेकिन अफसोस कि आज इस देश में इस बहानेबाजी से ज्यादा आगे बढ़ के काम हो रहा है। अब क्या, अब ये खेल हो रहा है कि 10 साल के बाद कुछ मुद्दों पे जवाब देने को नहीं है, मोदी चल नहीं रहा, मुद्दों पे कहने को कुछ बचा नहीं, मंदिर का वो जादू अब बचा नहीं। अब क्या करें? हिंदू मुसलमान इस वक्त पूरे देश में अब आखिरी हथियार खेला जा रहा है। जैसे आपको याद होगा कर्नाटका के चुनाव से पहले बजरंगबली आ गया था ना, कुछ अचानक पता नहीं कहां से आ गया था, उसी तरह से अब अचानक हिंदू मुसलमान चल पड़ा है। आप एक सिंपल बात सोचिए, अगर कोई मेरे घर में आके मुझ में और मेरे भाई में झगड़ा करवाए, वो मेरा फैमिली फ्रेंड होगा या कि मेरी फैमिली का एनिमी होगा? मेरी मां क्या कहेगी? मेरी मां अगर देख लेगी तो कहेगी बेटा ये ठीक आदमी नहीं है, अगली बार से इसको घर में मत बुलाना। अगर दोबारा वो मेरे घर में आए, दोबारा मुझ में और मेरे भाई में झगड़ा करवाए तो मेरी मां क्या कहती? मेरी मां कान से पकड़ती, दरवाजे तक ले जाती, कहते हैं खबरदार आगे से मेरे घर में कभी आए तो निकलो यहां से। ये लोग जो कि भारत मां के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान, उनमें दिन रात झगड़ा करवाते हैं, उसे भारत मां क्या कहेगी? भारत मां का एक ही फर्ज है, कान से पकड़ो, कुर्सी से निकालो और कहो दफा हो जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता, इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती इस देश के साथ। दिन रात ये काम करवाना, दुकान खोल रखी है नफरत की इन लोगों ने। इलेक्शन कमीशन है बैठ के देखे जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बोलता है। घुसपैठिया और कोई छोटा मोटा शब्द नहीं, 20 करोड़ लोगों को तुम बोलते हो। जिन लोगों के पुरखों ने, जिनकी 7 पीढ़ियां छोड़ दीजिए, जिनकी 700 पीढ़ियों ने कहीं कोई और मिट्टी नहीं देखी, उसको आज तुम घुसपैठिया बोलते हो। और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है। चुनाव आयोग नोटिस मोदी जी को नहीं देता, जेपी नड्डा को नोटिस देता। काम किया इसने, सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये क्या मजाक हो रहा है देश में? मैं चाहता हूं मेरे यंग दोस्त, लड़कियां लड़के, आप सब लोग समझिए, ये डेमोक्रेसी जो आपको मिली थी, मुफ्त में मिली थी,
वो डेमोक्रेसी अब हमारे हाथ से खिसक रही है। जिस तरह से मीडिया इस देश में चला जा रहा है, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं इस देश में, ये डेमोक्रेसी धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल रही है। मैं चाहता हूं आप देखें, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, कोई क्रिकेट का मैच देखने का शौक रखता है? या क्रिकेट का मैच देखने का कोई शौकीन है आप में से? है तो जरा हाथ खड़ा करके बता। है? लड़कियां नहीं देखती क्रिकेट का मैच, आईपीएल वगैरह देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप सिर्फ फर्ज कीजिए कि कोई मैच है, क्रिकेट का शुरू होने वाला है। मैच शुरू होने से 2 घंटा पहले आपको खबर आती है कि अंपायर बदल गए मैच के। जिस टीम का मैच होने वाला था उस टीम के कैप्टन ने अपनी मनमर्जी से अंपायर बदल दिया। आपको कैसा लगेगा कि यार ये कमाल है, मजाक है, ये कैसे हो सकता है? यही आपके देश में हुआ है। इलेक्शन शुरू होने से 1 हफ्ता पहले इस देश के इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया। आज तक किसी परिंदे को भी खबर नहीं है कि क्यों दे दिया, और उसकी जगह 2 नए लोगों को अपॉइंट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट किया। मजाक है ना? जैसे वो मजाक था, ये भी मजाक है। मैच के बीच में अगर आप कर दो कि सामने वाले की टीम के पास जो पानी की बोतल है उठा के ले आओ, तो कैसा होगा? फुटबॉल का मैच चल रहा है, पानी की बोतल सबकी हटा ली, और दूसरी टीम के पास पानी की बोतल है, इसकी पानी की बोतल आपने ले ली। आप कहेंगे ना मजाक है ये। यही मजाक आपके देश में हुआ है। चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। आप इस अकाउंट से 1 पैसा नहीं निकाल सकते। और मैच शुरू होते ही अगर इतने से भी काम ना बने तो 2 प्लेयर सामने वाली टीम के हाथ पकड़ के ग्राउंड से बाहर निकाल दिए। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल। आप कहोगे ना यार ये मैच चल रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसे कैसे आप निकाल सकते हो? निकाल दिया साहब। इस देश में आज तक कभी भी इलेक्शन के बीच में ये हरकतें नहीं हुई हैं। मुझे 1977 का इलेक्शन भी याद है। इस देश में डेमोक्रेसी खत्म करने की कोशिश हुई थी, इंदिरा गांधी ने की थी। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवाया, उससे पहले उन्होंने सारा डिक्टेटरशिप के काम किए थे इंदिरा गांधी ने। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो 2 महीने ईमानदारी से इलेक्शन हुआ था, और उस इलेक्शन के आखिर में इंदिरा गांधी हार गई। 1977 में भी वो सब चीजें नहीं हुई थी जो आज इस देश में हो रही है इलेक्शन के बाद। क्या इसे डेमोक्रेसी कहें? आजकल मैं देखता हूं आपकी जनरेशन के लोग किताब कम पढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए आप वीडियो देख लेना। ध्रुव राठी करके एक यंग आदमी, नाम सुना है ध्रुव राठी का किसी ने? तो पीछे उनमें सुना है किसी ने? ध्रुव राठी सुना है? कुछ ने सुना है? बाकी लोग जरा YouTube पे जाके देख लेना। ध्रुव राठी का एक वीडियो है, क्या इंडिया में तानाशाही आ रही है? जरा एक बार देखना तो सही। एक बात मैं चाहता हूं आप याद रखिए, ये सब लोग जैसे ही आप कहेंगे तानाशाही, ये कहेंगे नहीं नहीं तानाशाही कहां है साहब, इलेक्शन हो रहे हैं, देखिए तो इलेक्शन करवाते हैं। मगर याद रखिए मेरे दोस्तों, 21st सेंचुरी के जितने भी डिक्टेटर हैं वो सब इलेक्शंस करवाते हैं। रूस के अंदर पुतिन करवाता है, बस रिजल्ट एक ही होता है उस इलेक्शन का, इलेक्शन हमेशा करवाता है। तुर्की में एर्दोगान करके है, वो इस्लाम के नाम पे डिक्टेटरशिप चला रहा है। तमाम तरीके हैं।
जैसे ये हिंदू के नाम पे चला रहे हैं, तुर्की के अंदर इस्लाम के नाम पे चलाया जा रहा है, डिक्टेटरशिप है वो भी। एर्दोगान भी इलेक्शन करवाता है। हंगरी के अंदर ऑर्बान है, वो भी इलेक्शन करवाता है। 21st सेंचुरी के डिक्टेटरशिप का मॉडल ही ये है कि इलेक्शन करवाओ, मीडिया को सेंसरशिप मत लगाओ, लेकिन जो ज्यादा बोले उसको अंदर बाहर कर दो। तो हमारे देश में आज जो हो रहा है वो बिल्कुल 21st सेंचुरी की डिक्टेटरशिप का टेक्स्ट बुक केस है हमारा देश इस वक्त। इसलिए वो कहेंगे कि देखिए कमाल है, योगेंद्र यादव माइक पे बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ और कह रहे हैं डिक्टेटरशिप है। कैसी डिक्टेटरशिप है? माइक से आप बोल रहे हो उनके खिलाफ। मैं कहता हूं 21st सेंचुरी की डिक्टेटरशिप एग्जैक्टली इसी तरह की होती है। रूस में पुतिन के खिलाफ बोलते रहते हैं कुछ लोगों ने, तो रूस की ये जो वॉर चल रही है इसके खिलाफ भी मॉस्को में खड़ा होकर प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो ज्यादा जोर से बोलता है वो अचानक कहीं साइबेरिया में चला जाता है, उसके बाद उसका पता नहीं लगता। हमारे देश में एक यंग लड़का, आपसे थोड़ी सी बड़ी उम्र का है, मगर इस देश के सबसे होनहार लोगों में से जो मैं मिला हूं उनमें से एक है। उसका नाम है उमर खालिद। इस देश के सबसे होनहार लोगों में से है वो। मैं पर्सनली जानता हूं, दोस्त तो नहीं पर मतलब बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह मैं जानता हूं। 3 साल 7 महीने से वो जेल में है और हिंदुस्तान के कोई कोर्ट उसकी जमानत की अर्जी पे चर्चा करने को तैयार नहीं। ये होती है डिक्टेटरशिप। ये चल रहा है इस वक्त देश में। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को इसके बारे में कुछ करना होगा। सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। है कितना खराब है, अरे इतना बुरा कर दिया, नहीं, ये काफी नहीं है। क्योंकि ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जिसके अंदर हम सिर्फ दर्शक बन के, स्पेक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। अरे छक्का मार दिया, वाह, अरे एलबीडब्ल्यू हो गया। ये नहीं है। ये हमारे आपकी जिंदगी का फैसला हो रहा है। हमसे ज्यादा आपकी जिंदगी का फैसला हो रहा है। इसके बारे में हमें कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं? एक लंबी बात है और एक छोटी बात है। यानी कि एक लंबे अरसे की बात है और एक अगले 15 दिन की बात है। 15 साल की और 15 दिन की। 15 साल की बात तो मुख्तसर में कह देता हूं, और वो ये कि हम सफेद बाल वाले जितने लोग यहां बैठे हैं इस तरफ और इधर भी, हम सब लोगों ने एक गलती की है। आप उसको सुधार देना। हमसे गलती हुई और गलती ये है कि हमने इस देश की बुनियाद को बचाने के लिए पिछले 20-30 साल जो काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। इस देश के संविधान को इस देश के गांव-गांव में ले जाने का जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। सब अपना अपना कैरियर बनाते रह गए, सब घर परिवार बनाते रह गए। ये कभी नहीं सोचा कि जिस जमीन पे खड़ा होके मैं ये सब काम कर रहा हूं, ये जमीन नहीं बचेगी तो क्या होगा। हमसे गलती हुई है, मैं मानता हूं, और मुझे बेहद अफसोस है। मुझसे, मेरी पूरी जनरेशन से ये गलती हुई है। हमने मान लिया देश आजाद हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, डेमोक्रेसी है, सब बढ़िया है, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन इस सब को बचाने के लिए जो लोगों के जहन को बदलने की जरूरत थी वो काम हमने नहीं किया, और उसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी वालों ने जितना जहर लोगों के मन में भरा, उस जहर की दवा आज से 25 साल पहले करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। हमसे ये गलती हुई है
और ये काट आपको करनी पड़ेगी। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, इनके विचार के खिलाफ लड़ाई कम से कम 25 साल चलेगी। बीजेपी इलेक्शन हार गई तो बीजेपी खत्म नहीं हो जाएगी, यहां रहेगी, लोकतंत्र है, रहना चाहिए। इनके नफरती विचारों से लड़ना हमारी जिम्मेवारी है और रहेगी, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ विचार है। आज बीजेपी वाले कहते हैं नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा, क्योंकि डर लग गया अब इलेक्शन में इनको। कहते हैं नहीं नहीं रिजर्वेशन को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का वोट चाहिए। लेकिन नीयत इनकी साफ है, अगर ये इलेक्शन जीते इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हर हालत में बदलेंगे। और ये बार बार कह चुके हैं, इनके सब छोटे लोग कह चुके हैं। और याद रखिए, जैसे मैंने कहा 21st सेंचुरी के अंदर डिक्टेटर इलेक्शन करवाते हैं, उसी तरह से बीजेपी 21st सेंचुरी में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगी, ये कभी नहीं कहेगी हम इस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन कूड़ेदान में डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और तरमीम के नाम पे इस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह निकाल देंगे। सेकुलर को हटा के सनातन शब्द डाला जाएगा। पहले से मैं बता सकता हूं क्या क्या चेंजेस होंगे, ये सब तैयारी कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे और फिर सोशल जस्टिस की जो बुनियाद है इस देश में, पब्लिक सेक्टर का वैसे ही गला घोंट दिया है, रिजर्वेशन नाम की बची नहीं है, और जो बची है उस पे भी पिछले दरवाजे से हमला करेंगे। और चूंकि ये सब होने जा रहा है, तो 15 साल की लड़ाई ये है कि हमें इनके विचार से लड़ना है, क्योंकि जो आरएसएस का विचार है ये हिंदुस्तान की मिट्टी का विचार नहीं है, ये जर्मनी की मिट्टी से लाया हुआ विचार है जो हमसे लादा है। 15 साल की बात है, अब आखिर में 15 दिन की बात भी कर लो, और 15 भी दिन नहीं बचे, माफ कीजिए 12 दिन अब तो बचे। इलेक्शन हो रहे हैं, और हमें फैसला करना है। आप फैसला करेंगे ये मैं चाहता हूं। गर्मी के मौसम में कुछ ऐसे अगर आप बैठे हैं तो कुछ तो सोच ही आए होंगे आप क्या फैसला करेंगे, मैं जानता हूं, इसलिए तब्दीली नहीं करूंगा, वो तो जाहिर होगा। लेकिन हमारी जिम्मेवारी इससे खत्म नहीं होती है। आज इस देश, बिल्कुल मैं खुल के कहता हूं, आज इस जैसे 1977 में 1977 में देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसको कुर्सी से उतारना बेहद जरूरी था डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ठीक उसी तरह से आज इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए आज नरेंद्र मोदी की सरकार को कुर्सी से उतारना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपके पास आज की तारीख में कर्नाटका में एक ही ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, आपने सोच ही लिया होगा। मैं एक बात साफ और कर दूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना कांग्रेस के लिए मेरे मन में कोई खास मोहब्बत है। मैंने अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस की मुखालिफत करते हुए बिताई है, हर जगह प्रोटेस्ट किए हैं, जेल भी गया हूं और कांग्रेस के राज की लाठियां भी खाई हैं। एक बार जब फ्रैक्चर हुआ था तो इन्हीं की लाठी से हुआ था। लेकिन जब घर में आग लगी हो उस वक्त आपको सिर्फ दो ही पार्टियां नजर आती हैं। एक पार्टी वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है, दो ही शख्स दिखते हैं, एक जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है और एक जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि पानी की बाल्टी का रंग लाल है कि नीला है कि पीला है कि हरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये भी नहीं देखा जाता कि जो पानी लेके आ रहा है आग बुझाने,
पिछले 6 महीने से मेरी उससे बोलचाल है भी कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बोलचाल नहीं भी है, मेरे घर में आग लगी है और तुम पानी लेके आ रहे हो, उस वक्त तुम मेरे भाई से भी ज्यादा बड़े भाई हो, मैं गले लगा के तुमसे बात कर रही हूं। आज उस वक्त हम खड़े हैं। लेकिन हम लोग जो यहां बैठे हैं, हमारी जिम्मेवारी 12 तारीख को जाके बटन दबाने से पूरी नहीं हो जाएगी। 7 तारीख, 7 सॉरी, अरे माफ कीजिए, तो 6 दिन बचे। 7 तारीख को बटन दबा देने से आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाएगी। आपको जो 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में जा जाके लोगों से बात करें। मेरे जो यंग दोस्त हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप टेलीफोन पे वॉलंटियर बन सकते हैं। हमारे दोस्त हैदराबाद में बैठे हैं, आप कहिए कि आप इतना घंटा टेलीफोन पे बात करने को तैयार हैं, बस आप उसके वॉलंटियर बन जाइए, बाकी सारा काम टेक्निकल हमारे दोस्त कर लेंगे। आपका नंबर किसी ना किसी से मिलेगा और आप उनको बात कीजिए, कहिए कि देखिए जो बात मैंने आपको समझाई वो बात आप आगे लोगों को समझाइए। अपने घर में, मोहल्ले में, दादी अम्मा से, माँ से, सबसे बात कीजिए, पड़ोसियों से बात कीजिए। सिर्फ अपने बिरादरी के लोगों से नहीं, दूसरी बिरादरी के लोगों से बात कीजिए। पूछिए कि क्या तुम ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? 5 दिन देश बचाने का काम करेंगे। लगता है करना चाहिए आपको। हम में से जो लोग महसूस करते हैं, हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। लड़कों का हाथ थोड़ा देर से उठा, मैंने देखा। तो अगले कुछ दिन मैं चाहता हूं आप में से जो लोग वॉलंटियर कर सकते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई साथी एक कागज लेके नंबर नोट कर ले, नाम और नंबर। आगे मैं अपनी टीम को पकड़ा दूंगा, वो आपको सिर्फ कहेंगे कि अब आप फोन लीजिए, एक नंबर डायल कर दीजिए, आगे से वो खुद आपको कनेक्ट करवा देंगे ताकि आप लोगों से बात करें। देश को बचाने के लिए ये सब काम हमें करने हैं। बस एक आखिरी बात करके, अपनी लंबी बात हो गई लेकिन खत्म करूंगा, और वो ये कि यहाँ साउथ इंडिया में बैठ के हमें लगता है कि यहाँ तो बराबरी का मुकाबला है, लेकिन वहाँ नॉर्थ इंडिया में तो बीजेपी स्वीप कर रही है। ऐसा हमें अखबार बताते हैं, बार बार कहते हैं कि साउथ इंडिया में बराबर है, नॉर्थ में बीजेपी बहुत आगे चल रही है, ऐसा हमें खबर दी जाती है। लेकिन मैं वहां देख के आ रहा हूं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 तो मैं आपको आंख देखी रिपोर्ट बता सकता हूं। राजस्थान में सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसी कर्नाटका में, एकदम बराबरी का मुकाबला है। पलड़ा कांग्रेस का ही भारी हो सकता है, इस वक्त बीजेपी का नहीं है। राजस्थान में 2 बार बीजेपी 25 में से 25 ले चुकी है, लेकिन इस बार हर सीट पे बराबरी का मुकाबला। हरियाणा में किसान बीजेपी के कैंडिडेट को गांव में घुसने से मना कर रहे हैं कि जब हमने आंदोलन किया था तब तुमने कहा था आतंकवादी हो, अब आतंकवादी से वोट लेने क्यों आ रहे हो, बाहर जाओ। ये हालात है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में मैं मेरठ से बनारस तक घूमा हूं, अभी 5 दिन घूम के आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कोई सूरत नहीं है कि बीजेपी अपनी पिछली बार की सीटें बचा सके। उसके वोट कम हो रहे हैं, सीटें कम हो रही हैं। कितने कम हो रहे हैं मैं नहीं जानता, कम हो रहे हैं ये मैं गारंटी से बता सकता हूं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि यूपी में तो हम 62 का बढ़ा के और 72 करेंगे, 70 पार। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और ये जो 400 पार है, ये और कुछ नहीं है, ये बीजेपी की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति। बीजेपी का खेल ये है कि मैच शुरू होने से पहले वॉकओवर हो जाए। वॉकओवर का मतलब क्या होता है कि सामने वाली टीम कहती है नहीं नहीं हमें मैच नहीं खेलना, वैसे ही ठीक है आप जीत गए। बीजेपी का खेल यही है कि मैच शुरू होने से पहले इतना हंगामा कर दो, इतना प्रोपेगेंडा कर दो,
कि सामने वाले का वैसे ही तेवर ढीले पड़ जाए। इसलिए 400 पार की चर्चा हो रही है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ये 400 पार इस देश की सबसे बड़ी 420 है। ये 420 का खेल है, इससे बच के रहना है, अपनी जमीन पर कायम रहना है, लड़ेंगे। एक बार अगर आपके मन में कोई शक हो, कई बार हमारे दोस्तों को लगता है अरे यार इनके पास सब कुछ है, अब देखो ना इनके पास पैसा, इनके पास है सरकार, इनके पास है आईटी, इनके पास है ईडी, इनके पास है मीडिया, इनके पास है इलेक्शन कमीशन, इनके साथ है जुडिशरी भी चुप है, हम क्या करेंगे। मैं कहता हूं सच है, ये सब उनके पास है, लेकिन इस देश की मिट्टी हमारे पास है। इस देश की आजादी के आंदोलन की विरासत हमारे पास है और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान हमारे पास है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री योगेंद्र यादव जी को। आपने बहुत सारी बातें हमारे जहन में लाई हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, असल मुनसफ है खुदा रहम अदालत से ना मांग, जिंदगी भीख है अगर तो ना मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से ना मांग। हमारा वोट जिधर जाएगा वो हमारे लिए हमारे हक में होगा। मैं आखिर में इस जलसे के सदर जलसा ज़ुबैरुल्लाह खान साहब जो पारस एजुकेशन एक्ट के सदर भी हैं, मैं सदारती कलिमात और शुक्रिया के लिए मैं उन्हें मुतला करता हूँ। अली जनाब ज़ुबैरुल्लाह खान साहब। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब योगेंद्र यादव जी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी सदर बादशाह साहब, सेक्रेटरी जमीलुर रहमान साहब, हमारे दोस्त फादर स्टेनली लेबो और साहब, जनाब खुर्रम साहब, असद अली अंसारी साहब, आप लोगों सबका जो है स्पेशली अपने ऑडियंस बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी इतनी धूप में पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ योगेंद्र यादव जी को आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके मेरे सोशल मीडिया के साथ हैं वसीम साहब, मोहसिन साहब, इमरान साहब, असीम साहब, जिस किसी का नाम छूट गया मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक और बात पारस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम और भी ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करेंगे आगे, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन चाहिए। हमारे से जो होता है हम करेंगे, आप लोग भी ताउन कीजिए, क्योंकि सबके साथ से ही ये हो सकता है जो भी हो सकता है। ये हमारे मेहमान खुसूसी जैसे योगेंद्र यादव जी ने कहा पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, तो ये मैं स्पेशली मेरी ये यंग स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यू शुड कम अहेड एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिव पॉलिटिक्स। यू आर द वन हु विल चेंज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, फ्यूचर ऑफ योर नेशन, फ्यूचर ऑफ आवर कमिंग नेशन एंड फ्यूचर ऑफ योर ओन। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग ही तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि जिस देश का यूथ इनकलाब में आता है या जिस देश का यूथ तब्दीली चाहता है वही देश तरक्की करता है, वही नेशन तरक्की करती है। शुक्रिया, जय हिंद।